सर्वप्रथम हमारे पुराने दोस्त और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश सानी जी, जहांजर सिरवाल जी, जो एक नौजवान नेतृत्व जम्मू कश्मीर में है, सरदार गुरमीत सिंह जी, और मैं नए पीसीसी प्रेसिडेंट विकार रसूल जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि नई जिम्मेवारी संभालने के बाद में एक अच्छा काम यहां पर शुरू हुआ है। दरअसल आप सबने देखा होगा कि कल 4 तारीख को जो महंगाई पर हल्ला बोल रामलीला मैदान में जो रैली हुई है, वो पूरे देश के अंदर जो कमर तोड़ महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पिछले 2-2.5 वर्षों से अपनी आवाज उठाती रही है, लेकिन अंधी, गूंगी और बहरी सरकार, उस पर कोई असर नहीं हो रहा। बेसिकली कल की महंगाई पर हल्ला बोल रैली से सोई हुई सरकार को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और श्री राहुल गांधी जी ने किया है। ये मोदी निर्मित महंगाई है, मैं ऐसे कहना चाहूंगा। और मोदी निर्मित महंगाई जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर ज्यादा भारी पड़ी है। उद्योगपति जो हैं वो सुखी हैं, उनके टैक्स घटते जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि कॉरपोरेट टैक्स जो है वो 30% से 15% पर आ गया है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति का, एक गरीब व्यक्ति के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उसमें कोई कटौती नहीं है। यानी अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। और आजकल के दौर में पिछले 8 वर्षों में हम देख रहे कि जुमले और झूठ का बोलबाला है। देश के नौजवानों के साथ में वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हम प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में 14 करोड़ नौकरियों का नुकसान हुआ है। यानी देश के युवा को वादा करके वादा खिलाफी नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। पेट्रोल डीजल के भाव ये 2013 में कहते थे कि हम 30 रुपए या 35 रुपए प्रति लीटर करेंगे। पेट्रोल 100 रुपए पार हो चुका है और डीजल 90-95 में भटक रहा है। पेट्रोल डीजल पर नियंत्रण लाने की बात करने वाले लोग आज पेट्रोल के भाव पर आग लगी हुई है। और पिछले 8 वर्षों से कई बार एक्साइज बढ़ाने के बाद 27 लाख करोड़ का मुनाफा केंद्र की सरकार को हुआ है। यानी ये सरकार ने वादा खिलाफी भी की और मुनाफाखोरी भी करी है। और उसके बाद चाहे वो एलपीजी है, सीएनजी है, पीएनजी है, ये तमाम सारी चीजों के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं। गरीबों की जेब को लूटा जा रहा है। जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे वो दूध है, आटा है, दही है, दाल है, खाने का तेल है, ये तमाम सारी चीजों पर भी जीएसटी लग चुकी है। एफएमसीजी यानी जो घर के प्रोडक्ट होते हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, हेयर ऑयल या फिर पार्लर की सामग्री जो होती है, हर चीज पर जीएसटी लगने से वो महंगी हो गई है। इतना ही नहीं कि जिस चाय के आधार पर प्रधानमंत्री सत्ता में आए कि मैं चाय बेचता हूं, उस चाय को भी महंगा कर दिया है। ओला उबर पर भी जीएसटी लग गया है। यानी इस देश के अंदर खाने की चीज हो, पीने की चीज हो, ओढ़ने की चीज हो या निर्माण करने की चीज हो, जैसे सीमेंट और स्टील, हर चीज पर जीएसटी लगा करके इसके दाम दुगने तिगने हो चुके हैं। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय भी 27 रुपए प्रति एकड़ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिसने जोर जोर से नारे दिए थे महिला संरक्षण के, वही भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ में खड़ी नजर आई है समय समय पर। फिर वो चाहे हाथरस का मामला हो, कठुआ हो, उन्नाव हो
या फिर हाल ही में जो बिल्किस बानो का केस हुआ, जिसमें बलात्कारियों का सत्कार हुआ, यानी महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग बलात्कारियों का सत्कार करते हैं, ये सारे देश ने देखा है। जो लोग कहते हैं कि रुपए को डॉलर के बराबर करेंगे, वो शायद पिछले 8 वर्षों में अडानी और अंबानी को बिल गेट्स के बराबर करने में जुटे हुए हैं। 70 साल में जो भारत की संपत्ति बनी है, उसे औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है। 70 साल के जतन का पतन, मैं फिर दोहराता हूं, 70 साल के जतन का पतन 8 वर्षों में मोदी सरकार ने किया है। सरकारी कंपनियां, स्टील अथॉरिटी जिसको हम सेल कहते हैं, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जिसको हम भेल कहते हैं, सेल, भेल, रेल, एयर इंडिया, LIC, एयरपोर्ट, ऐसी 36 कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट करने का, उनको बेचने का निर्णय हुआ है। यानी जो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जो बड़े बड़े जुमले बोलते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो आज देश की संपत्ति को एक एक करके नीलाम करते जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपनी 8 वर्षों की नाकामियों को किस तरह से छुपाती है, ये तमाम सारी उनकी नाकामियां हैं। जैसे जैसे मोदी सरकार की उम्र बढ़ती है, उसी तरह से महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता बढ़ रही है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये जातिवाद को आगे लाते हैं, ध्रुवीकरण को आगे लाते हैं और ध्रुवीकरण के आश्रय से अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहते हैं। समाज को धर्म, जाति, भाषा और पहनावे के नाम पर बांटकर ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाना, विरोधियों पर पुलिस, ED, IT, CBI का दबाव डालना, ये एक प्रथा बन चुकी है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के आधार पर गिराना, ये एक सरकार का नियम बन गया है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उससे पहले गोवा और अरुणाचल प्रदेश, ये सब हमने देखा है। झारखंड में भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन आज इनका प्रयास वो विफल हुआ है। इन सब हरकतों की वजह से ये दर्शाता है कि मोदी सरकार ये एक अहंकारी सरकार बन गई है, देश को विभाजन की ओर ले जा रही है और इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, देश की विभाजनकारी नीतियों को हराने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने तय किया कि यह सरकार हमको पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती। पार्लियामेंट के अंदर महंगाई पर बोलना था तो मात्र 25 मिनट कांग्रेस पार्टी को दिए गए। इतना बड़ा मुद्दा और मुख्य विपक्षी पार्टी को सिर्फ 25 मिनट मिले। तो श्री राहुल गांधी जी ने तय किया कि हम जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर जाएंगे, हम भारत जोड़ो यात्रा चलाएंगे। और भारत जोड़ने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आज देश के अंदर विभाजन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और इस सरकार के आंख पर, कान पर जू नहीं रेंगती, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और 7 सितंबर से श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 150 दिनों की ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होगी। 3570 किलोमीटर की पदयात्रा श्री राहुल गांधी और उनके साथ में जो यात्री हैं वो यात्री पूरी करेंगे। यात्रियों में भी 3 बाइफर्केशन है। एक तो भारत जोड़ो यात्री जो 118 रहेंगे,
जो पूरी यात्रा राहुल गांधी जी के साथ में पैदल करेंगे। उसके बाद में पीसीसी से यात्री जुड़ेंगे, फिर अतिथि यात्री हैं जिनका समावेश उसमें होगा। 7 सितंबर को श्री राहुल गांधी जी जनता की अदालत, जनता के बीच, जनता के मुद्दों को लेकर के निकलेंगे। 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से गुजरते हुए भारतीय जनता पार्टी के फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी देशभक्ति पर भी जनता के साथ में चर्चा करते हुए आएंगे। जिस भारत के लोकतंत्र का दुनिया में नाम है, जिस भारत के लोकतंत्र का दुनिया में नाम है, वही लोकतंत्र आज भाजपा का गुलाम है। उसकी गुलामी से छुड़ाना है और जनता के बीच महात्मा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू जी के, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और मौलाना आज़ाद जी और ऐसे अनेक स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून दिया है, इस देश को आज़ादी दिलाई है, उनके मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए श्री राहुल गांधी जी ये यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के यूं तो कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन इस यात्रा के 4 मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि एक तो जिस तरह से भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है, देश में एकता का भाव और भाईचारे को फैलाने का प्रयास, अनेकता में एकता, ये नारा हिंदुस्तान के डीएनए में है, लेकिन अनेकता में एकता जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में कम नजर आती है। इस अनेकता में एकता को मजबूत करना, करोड़ों भारतवासियों की जो आवाज है, करोड़ों भारतवासियों के जो तकलीफें हैं, फिर वो चाहे कोई बेरोजगार है, कोई महंगाई से त्रस्त है, मोदी सरकार तो मस्त है लेकिन दुनिया त्रस्त है, तो करोड़ों भारतवासियों की आवाज को एम्प्लीफाई करना, मौजूदा परिस्थिति में देश को किस तरह से आगे चलाना है, शाह और तानाशाह के चुंगल से किस तरह से देश को बचाना है, ये जनता के साथ श्री राहुल गांधी जी हर शहर में, हर गांव में, हर विभाग में और हर राज्य के अंदर चर्चा करते हुए आएंगे। भारत के लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत करना है, ये भी उसका एक बिंदु है। राहुल गांधी जी की ये सारी यात्रा, ये दल के लिए नहीं, देश के लिए है। देश को प्राथमिकता हम दे रहे हैं कि देश बचेगा तब हम बचेंगे, देश के मूल्य बचेंगे तब हम बचेंगे। जो पिछले 8 वर्षों में हमने शाह और तानाशाह की तानाशाही देखी है, उस वजह से यह तय किया गया कि प्राथमिकता दल नहीं होगा, प्राथमिकता देश होगा। और इसीलिए तमाम सारी सिविल सोसाइटियां, उनके साथ भी श्री राहुल गांधी जी ने दिल्ली में मीटिंग करी और पूरे देश की सिविल सोसाइटियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि ये तकलीफ जो है ये मात्र कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये देश के गरीब तबके की, मिडिल क्लास की तकलीफ है, जिसके लिए राहुल गांधी जी सड़क से लेकर के संसद तक लड़ रहे हैं। 7 सितंबर को श्री पेरुम्बदूर सुबह 7 बजे श्री राहुल गांधी जी उस स्थल पर, जो शक्ति स्थल मैं कहूंगा, श्री राजीव गांधी जी की समाधि, राजीव गांधी जी का इतना बड़ा योगदान देश के लिए, आतंकवाद से लड़ाई उन्होंने लड़ी और आतंकवाद से लड़ते लड़ते श्री पेरुम्बदूर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उनके चिथड़े उड़ा दिए गए। देश के लिए बलिदान श्री राजीव गांधी जी ने दिया। उसी बलिदान वाले स्थल से, उनके स्मारक से, वहीं पर शक्ति लेकर के श्री राजीव गांधी जी से राहुल गांधी जी
अपनी यात्रा का पहला पड़ाव 7 तारीख को सुबह 7 बजे, 3 बजे थिरुवल्लावर, वहां पर जाके स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक पर माथा टेकेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने करोड़ों करोड़ों लोगों को देश में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रेरणा दी है। उसके बाद श्री कामराज जी के स्मारक पर, श्री कामराज जी जिनका इतिहास में सुनहरे अक्षरों से उनका कार्य लिखा गया है, ऐसे श्री कामराज जी से भी श्री राहुल गांधी प्रेरणा लेंगे। 4 बजे महात्मा गांधी जी का मेमोरियल, वहां पर एक प्रार्थना सभा होगी। उस प्रार्थना सभा के स्थल से 3 मुख्यमंत्री तमिलनाडु स्टैलियन जी, मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी, ये तीनों मुख्यमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी को देश का तिरंगा सौंपेंगे। वो शक्ति सौंपेंगे जो शक्ति सर्वधर्म समभाव की बात करती है, और उस तिरंगे को लेकर के उस पद यात्रा का लॉन्च होगा। शाम को 5 बजे पब्लिक मीटिंग होगी। 8 सितंबर को फिर सुबह 7 बजे पदयात्रा शुरू होगी। ये पदयात्रा 2 पड़ाव में होगी। सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक करीबन 13-14 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे या 7:30 बजे तक श्री राहुल गांधी जी और उनकी टीम चलेगी। और इसी के बीच में लोकल लोगों से भी मिला जाएगा, लोकल लोगों की समस्या को सुना जाएगा, लोकल लोगों से वार्तालाप होगा। श्री राहुल गांधी जानना चाहेंगे कि वहां के लोगों की क्या समस्या है। यानी कांग्रेस पार्टी आपके द्वार, ये एक उद्देश्य लेकर के श्री राहुल गांधी जी अपनी इस यात्रा पर 7 सितंबर को निकल रहे हैं। और इसी तरह से ये 7 सितंबर को मात्र खाली कन्याकुमारी से शुरुआत होगी ऐसा नहीं है। पूरे देश के अंदर सभी पीसीसी हेडक्वार्टर पर, सभी जिला स्तर के हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने अपने जरिए से ये भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। और इसके अलावा कई लोगों के ये प्रश्न है कि इस रूट में बहुत से राज्य छूटते जा रहे हैं, बहुत से शहर, इंपॉर्टेंट शहर छूटते जा रहे हैं। तो ऐसे राज्य और ऐसे शहर जो छूटे हैं, इस यात्रा के रूट पर नहीं आए हैं, आगे आने वाले दिनों में और यात्रा भी प्लान होगी। लेकिन वहाँ के कांग्रेस पार्टी की इकाइयाँ जो हैं, वो वहाँ की सिविल सोसाइटीज़ को साथ में लेकर के वहाँ पर पदयात्रा करेंगी। और पदयात्रा भारत जोड़ो का जो मैसेज है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी तो दे ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता अपने इलाके में देगा। उसी तरह से 8 तारीख को भी हर राज्य में प्रमुख शहरों में ये यात्रा रहेगी। और किसी को भी पूरे देश के अंदर या विश्व में भी किसी को इस यात्रा से जुड़ना है तो वो www.bharatiyajodoyatra.in इस माध्यम से वो जुड़ भी सकता है। और ये सारी यात्रा जो होगी ये लाइव चलेगी। पूरे देश का मीडिया इसको अपने घर पर बैठ करके देख सकता है, अपने सुझाव भी दे सकता है और उसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग भी कर सकता है। तो ये कुल मिलाकर के श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा संकल्प, महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध, महिला अत्याचार के विरुद्ध, देश में जो विभाजनकारी नीति चल रही है, जो दहशतवाद चल रहा है, जो देश के अंदर सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ एक जनता की आवाज़ बन करके ये यात्रा निकलेगी। अंत में मैं चंद लाइनें कह के अपना शब्द
समाप्त करूंगा। बढ़ते कदम अब न रुक पाएंगे, बढ़ते कदम अब न रुक पाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। बढ़ते कदम अब न रुक पाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कदम कदम मिलाएंगे, हम भारत को जोड़ते जाएंगे, हम भारत को जोड़ते जाएंगे। ये संदेश कांग्रेस पार्टी का आज मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को यहाँ से देने के लिए आया हूँ। पीसीसी प्रेसिडेंट विकार रसूल साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे बीच में आ चुके हैं, आदरणीय रमन भल्ला साहब, और इनकी तमाम सारी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने आपको बुलाया, आपसे मिलने का ये मौका दिया। कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। कल गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो है वो एक रैली जहाँ पे फर्स्ट टाइम हुई जब से उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दिया है, उन्होंने बोला है कि हम जोन पे जो है जोन के लीडर जमीनी सदर के लीडर हैं, ना कि ट्विटर करके या मैसेज करके ऐसे लीडर। देखिए, मुख्य रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए है, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में है तो आपके और भी इंटरेस्ट होंगे रिगार्डिंग यही प्रश्न। कोई और भी लोगों ने, साथियों ने पूछने तो एक साथ पूछ ले, तो मैं वो एक साथ उसका उत्तर भी आपको दे दूँ। जिस तरह से कांग्रेस जो है भारत जोड़ो आंदोलन का जो कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, वहीं कांग्रेस से जो है दिग्गज जन कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, कितनी मुश्किलात का सामना रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी 136 वर्षों का हमारा इतिहास है और कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर कार्यकर्ता बनते हैं, बड़े होते हैं, नेता होते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक सवाल आपने अभी आज़ाद साहब का कहा, मुझे उनके टाइमिंग पर मैं निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह रखता कि टाइमिंग क्या है। एक तरफ श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, यानी हम चाह रहे हैं कि जो महंगाई से लड़ा जाए, बेरोजगारी से लड़ा जाए, जो जनता के ज़मीनी मुद्दे हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो ज़मीनी मुद्दे आज क्या हैं? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महिला अत्याचार मुद्दा है, दहशतवाद मुद्दा है, या फिर ये मुद्दा है जो जातिवाद फैल रहा है। जब कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ में एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है भारत जोड़ो अभियान से, उसी तरह मतलब उसी समय अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से टाइमिंग पर प्रश्न चिन्ह लगता है, उनकी नीति और नियत पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। गुलाम नबी आजाद साहब ने कल रैली में बताया कि कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ ट्वीट तक महदूद रहेगी, हम जो है जमीन से जुड़े लोग हैं। इसमें कितनी जमीन से जुड़े हुए लोग ही तो मैंने आपका उत्तर दिया कि संसद से सड़क तक कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और लड़ने जा रही है। 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जनता के मुद्दों के लिए, दल के लिए नहीं, देश के लिए श्री राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। वो आपके शहर से भी गुजरेंगे, तो ये बातों में ज़्यादा तथ्य नहीं है। आप रुकिए, जिस तरह से यात्रा निकलेगी आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के कितनी सीरियस है। सर, किसी समय में भी चुनावी बिगल जो है वो बच सकता है, और कहा जाए तो प्रदेश कांग्रेस से लगातार कद्दावर नेता जो है वो कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद का दामन थाम रहे हैं, क्या कहेंगे? कद्दावर किसने बनाया? पार्टी ने बनाया। अब अगर वो नहीं है तो नए लोगों को मौका मिलेगा। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी एक फैक्ट्री है, एक यूनिवर्सिटी है। हम नेता कार्यकर्ता बनाते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ चले जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने घर में अपना काम करें, जो उनके मुद्दे हैं वो देखें। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि जो छोड़ के भी गए हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, मात्र वो कांग्रेस पार्टी की वोट काट सकते हैं, वोट कटुआ पार्टी बन सकती है। बीजेपी जो है वो तंज कस रही है कि जो कांग्रेस समय भारत जोड़ो एक पूरे प्लान प्रोग्राम के तहत अभी आगे कार्यक्रम करने वाली है, वो ये कह रही है कि अपनी पार्टी को इस समय जोड़ने के बजाय वो देश जोड़ने की बात कर रही है। तो मैंने
पार्टी जोड़ लें, उसके बाद आगे किस तरह के कार्यक्रम करें? फिलहाल 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह सूरत हाल बने हुए हैं, यहाँ पर पहले फोकस किया जाए, देश की तरफ बाद में जाया जाए। कई सारे नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा डर कांग्रेस पार्टी से ही है और श्री राहुल गांधी जी से। अगर वो कांग्रेस पार्टी का डर नहीं है तो क्यों कांग्रेस पार्टी का राग अलापते हैं? उनको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ वोट मिले हैं पिछले लोकसभा के अंदर। कांग्रेस पार्टी की 2 राज्यों में और 2 राज्यों में पूरी सरकार, 3 राज्यों में आधी सरकार और 10 राज्यों के अंदर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है। हर गांव में, हर पंचायत में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जानते हैं, वो कांग्रेस की शक्ति को समझते हैं, इसलिए ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। सर, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द है कि घर का बेदी लंका ढाए। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आजाद साहब कोई छोटे मोटे नेता नहीं रहे हैं, एक लंबे अरसे से जो है कांग्रेस पार्टी के साथ वो जुड़े थे, आज वो बिल्कुल अपोजिशन में ही एक तरह से उन्हें समझा जा सकता है, क्योंकि कल जिस तरह का उनका भाषण रहा, ऐसा लगा कि काफी समय से एक अपोजिशन में ये बैठे हुए थे। तो किस तरह से आप आने वाले चुनावों में एक चुनौती के तौर पर देखते हैं? क्या इस तरह का ये कुछ रहेगा जिससे चैलेंजेस कांग्रेस पार्टी के लिए बनेंगे? देखिए, मुझे खुशी होती है अगर आज़ाद साहब जनता के मुद्दे कल उठाते। उन्होंने ना महंगाई पे बात की, ना बेरोजगारी पे बात की, ना उन्होंने ये जो जातिवाद है उस पर बात की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी लाइन लेंथ क्या है। कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी है। कांग्रेस ताकतवर पार्टी